ईयर 1970 में मैक्सिकन स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी पेमेक्स यूकंटन पेनिनसुला में ऑयल एक्सप्लोर कर रही थी, जब वहां काम कर रहे जियोफिजिसिस्ट ग्लेन पेनफील्ड ने जमीन के नीचे एक बड़ी सी गोल आकृति डिटेक्ट करी। इतनी बड़ी जितनी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिर ये स्ट्रक्चर है क्या, इसके बारे में कुछ पता चलता उससे पहले ही कंपनी ने इसे इग्नोर करके ऑयल पर फोकस करना जरूरी समझा। लेकिन बात यही नहीं खत्म हुई। 1980s में एक नई डिस्कवरी ने इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को दोबारा जिंदा कर दिया। लुई एल्वारेज और उनके बेटे वॉल्टर एल्वारेज ने धरती के नीचे इरिडियम की एक पतली लेयर डिटेक्ट करी। एक ऐसा मेटल जो अर्थ पे तो बहुत रेयर है, लेकिन एस्ट्रॉयड में बहुत ही कॉमन होता है दोस्तों। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या कोई विशाल एस्ट्रॉयड पृथ्वी से कभी टकराया था? इन खबरों ने जब तूल पकड़ी, तब पेनफील्ड को दोबारा उस मैसिव सर्कुलर स्ट्रक्चर की याद आई जो उन्होंने यूकंटन पेनिनसुला में डिटेक्ट किया। ईयर 1990s में उस सर्कुलर स्ट्रक्चर को दोबारा स्टडी करने पर मालूम पड़ा कि ये स्ट्रक्चर 180 किलोमीटर चौड़ा एक इम्पैक्ट क्रेटर है, और ये क्रेटर शायद उसी एस्ट्रॉयड का निशान था जिसे लुई और वॉल्टर एल्वारेज स्टडी कर रहे थे। इस एस्ट्रॉयड को चिकसलूब एस्ट्रॉयड नाम दिया गया। चिकसलूब एस्ट्रॉयड डायनासोर के अस्तित्व को मिटाने के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, जिसने हमारे पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर क्या हुआ था उस दिन जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया था? किस हद तक की इस एस्ट्रॉयड ने हमारे पृथ्वी पर तबाही मचाई, और क्या होता अगर ये एस्ट्रॉयड उस समय ना टकराया होता? तो क्या उस केस में हम आज भी डायनासोर्स को देख रहे होते? आइए इन सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें 65 मिलियन साल पीछे जाना होगा। इस समय पूरी पृथ्वी हरी भरी दिख रही है। ढेरों छोटे बड़े जानवर जंगलों और मैदानों में दौड़ते दिख रहे हैं। ओशियंस में ढेरों प्रकार के मरीन एनिमल्स हैं। आसमान में टेरोसॉर्स उड़ते हुए दिख रहे हैं। इस समय यहाँ जिसकी डोमिनेंस है वो है डायनासोर्स। स्प्रिंग का ये दिन देखने में किसी आम दिन की तरह ही लग रहा था, लेकिन वहाँ रह रहे जानवरों को जरा भी अंदाजा नहीं था ये दिन इस धरती पर उनका आखिरी दिन होगा। आसमान में एक तेज चमकती हुई चीज उनकी ओर बढ़ रही थी। ये था वो विनाशकारी चिकसलूब एस्ट्रॉयड। 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा ये एस्ट्रॉयड 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, और फिर एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा गया। कुछ ही सेकंड्स में पूरी धरती का तापमान तेजी से बढ़ जाता है। आसमान इंफ्रारेड रेडिएशन से चमक उठता है, और यूकंटन पेनिनसुला पर जहां ये टकराया था एक 200 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाता है दोस्तों। करोड़ों टन का मलबा सेकंड्स भर में हवा में वेपराइज हो जाता है, और जलते हुए पत्थर आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो आग की बारिश हो रही हो। ये आग की बारिश कई दिनों तक पृथ्वी पर होती रहती है, जिसने पृथ्वी के सभी छोटे बड़े जंगलों को आग के चपेट में ले लिया, और वो कई दिनों तक जलते रहे। इस समय जमीन पर जो भी जानवर मौजूद थे वो कुछ घंटों में ही खत्म हो गए। 180 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर्स एक झटके में मिट्टी में मिल गए। ये तबाही सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं थी दोस्तों। चिकसलूब के टकराने से पूरी पृथ्वी हिल गई थी। ओशियंस में मेगा सुनामी आ गई। तेज रफ्तार से बहती हुई लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि उनके सामने बुर्ज खलीफा जैसी इमारत भी बौनी लगे। ये लहरें अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक पहुंच गईं। ओशियन की बहुत सारी मरीन लाइफ खत्म हो गई। शोर लाइंस बह गए, और कई लैंड एनिमल्स इन तेज लहरों का शिकार हो गए। सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन फिर भी इस विनाश काल में कुछ ऐसे प्राणी भी थे जिन्होंने इन चुनौती भरे पलों का डटकर सामने किया। जमीन के अंदर और गहरे पानी में रहने वाले जानवर जैसे कि लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स और कुछ छोटे जीव जैसे बर्ड्स, डीप सी फिश, ये सब इस मुश्किल घड़ी से बच गए थे। इनके साथ ही एक ऐसी प्रजाति भी बची हुई थी जिसके तार हमारे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। आप गैस कर सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ मैमल्स की बात कर रहा हूँ। आखिर ये कैसे बच गए थे, आइए आगे जानते हैं। इम्पैक्ट के कुछ ही दिनों के बाद पूरी पृथ्वी राख और सूट की मोटी चादर में ढक जाती है। सूरज की रोशनी अब पृथ्वी तक नहीं पहुँच रही थी। दिन में भी अंधेरा लगने लगा, और ऐसे शुरू हो जाता है 15 साल तक चलने वाला इम्पैक्ट विंटर। अंधेरे के साथ साथ सालों साल सर्दियां होने लगी। पृथ्वी अब किसी नरक से कम नहीं लग रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर हवा में जहर की तरह घुल गए थे। किसी समय ऑक्सीजन से रिच होने वाली पृथ्वी अब सांस लेने योग्य नहीं रह गई। पृथ्वी के इस परीक्षा भरी घड़ी में सिर्फ कुछ ही जीव सफल हो पाए थे। 80% एनिमल स्पीशीज का नामो निशान मिट गया था। ये विनाश पृथ्वी पर 5th मास एक्सटिंक्शन लेकर आया था। लेकिन कहा जाता है ना दोस्तों,
समय बहुत बलवान होता है। जैसे जैसे समय गुजरा पृथ्वी ने अपने घाव को भरना शुरू कर दिया। क्लाइमेट दोबारा स्टेबलाइज होने लगा और धरती पर नई नई जिंदगियां एक बार फिर से इवॉल्व होने लगी। माना कि चिकसलूब एस्टेरॉयड की वजह से अधिकांश जानवर विलुप्त हो गए, लेकिन इस मास एक्सटेंशन ने आने वाले मॉडर्न प्रजातियों के लिए नए रास्ते खोल दिए थे। इतने साल तक डायनासोर से डरे सहमे बिल में रहने वाले मैमल्स अब बाहर निकलकर फलने फूलने लगे थे और वो धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए ह्यूमंस बन गए। अगर मैमल्स बिल में ना रहकर डायनासोर्स की तरह बाहर रह रहे होते दोस्तों, तो शायद मैमल्स का भी वही हाल होता जो डायनासोर्स का हुआ था। फ्रेंड्स, एस्टेरॉयड इंपैक्ट की इस घटना ने डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया था, लेकिन कहा जाता है कि अगर ये एस्टेरॉयड उस टाइम ना टकरा के कुछ मिनट्स बाद ही टकराता तो सिचुएशन कुछ और ही होती। कुछ देर बाद टकराने का ये मतलब होता दोस्तों कि चिकसलूब एस्टेरॉयड लैंड से न टकराकर पानी से इंपैक्ट करता, यानी ओशियन से इंपैक्ट करता। और ऐसा होने पर सुनामी तो जरूर आती, लेकिन फिर भी लैंड एनिमल्स स्पेशली डायनासोर्स का कंप्लीट वाइप आउट नहीं होता। और अगर ऐसा होता तो यकीन मानिए दोस्तों, हम आज भी कुछ डायनासोर्स को पृथ्वी पर घूमते हुए देख पाते। पैलियोबायोलॉजिस्ट का मानना है कि इस सिचुएशन में हमें एक डायनासोर स्पीशीज तो जरूर ही दिखती, और वो डायनासोर स्पीशीज है ट्राइसेराटॉप्स। नेवरदलेस, ऐसे दिखने वाले एक जानवर आज भी हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूँ? कमेंट कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।